Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we are discuss statement of profit and loss. How will we prepare statement of profit and loss? Firstly हम देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा था. In the last class we talked about the balance sheet. बैलेंस शीट क्या थी? शेड्यूल थर्ड में पार्ट 1. कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल थर्ड था. शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 था वो, जो बैलेंस शीट के नेम से शो किया गया था. ये शेड्यूल थर्ड का पार्ट 2 है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से शो किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एज फॉलोअर्स. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड. अब तक हम जो ऑर्गेनाइजेशंस में सोल प्रोप्राइटरशिप में जो P&L बनाते थे वो हम बनाते थे पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग और P&L बनाते थे. लेकिन ये कंपनी का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है कंपनी की बुक्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग P&L इस तरीके से बनता है. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, इसी में इंक्लूड होता है ये. और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का ये पैटर्न है. प्रीवियस क्लासेस में आप अगर कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट मैंने आपको करवाई होगी तो वहां मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया होगा. इसको बनाने का सिंपल वे है पर्टिकुलर, नॉट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कॉलम नंबर 1 2 3 4 सब जानते हैं इस चीज को. ठीक है, ये सेम फॉर्मेट बैलेंस शीट के जैसा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन इसमें P&L की है. फर्स्टली इसमें क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली हम इसमें क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं. इनकम लिखते हैं, इनकम का टोटल करते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और उनका टोटल करते हैं. इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, फिर टैक्स को माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हेडिंग है. यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग नहीं चलती, ये समझ लो कि एक ही होती है. यहाँ पर मेजर हेड बोलते हैं उसको, या तो हेडिंग बोल दो या उसको बोलते हैं मेजर हेड. सब हेडिंग नहीं होती, आइटम होते हैं और आइटम का मेजर हेड होता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल्स. अदर इनकम मतलब बिजनेस में सेल्स के अलावा कोई भी इनकम है तो वो अदर इनकम होती है. दोनों का टोटल करते हैं तो ये टोटल रेवेन्यू बोल दो या टोटल इनकम बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है. कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं तो थर्ड आ जाता है टोटल रेवेन्यू. देन लिखते हैं फोर्थ एक्सपेंसेस. ये जो भी रेड से मैंने यहाँ पर शो करे हैं मेजर हेड्स है. क्या है ये, मेजर हेड्स. अब मैंने लिखे एक्सपेंसेस और ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स है. ये एक्सपेंसेस की क्या है, डिटेल. फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, शो कर देंगे. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शो कर देंगे. चेंज इन स्टॉक शो कर देंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस. ये टोटल इनकम, ये टोटल एक्सपेंसेस. कॉलम नंबर 4 का टोटल है ये. थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स. फिर टैक्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को शो किया जाएगा. वो कौन सी इंफॉर्मेशंस है, कैसे आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये फॉर्मेट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू, RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. स्टूडेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ टर्म्स का मीन समझ लें, कुछ पॉइंट्स का मीन समझ लें कि ये की टर्म्स का मतलब. हम बता रहे थे आपको, हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है. अब बात ये आती है सर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स तो होता है, आपकी बात सही है, बट फिर भी क्या मतलब है ये. तो इसको समझने से पहले आप दो वर्ड्स के बारे में जरूर समझें. एक होता है फाइनेंशियल कंपनी, एक होता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी. इन दोनों का मीन समझें. फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल कंपनी क्या है और नॉन फाइनेंशियल कंपनी क्या है, तो उससे पहले आप समझो कंपनी क्या है. तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो अपनी कॉमन सील के अकॉर्डिंग वर्क करता है और इसमें अपने मेंबर से इंडिविजुअल क्या होते हैं, राइट्स होते हैं. बट फर्स्टली आप ये समझे कि फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या है. फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा मतलब मनी. जो डील मनी में होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक होती है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लोन प्रोवाइड कराना. ऑब्वियसली बात है. अच्छा, बैंक को इनकम किससे होती है, बैंक पब्लिक को लोन देती है, बिजनेस कंपनीज को लोन देती है
और लोन देने पर उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो उसके लिए उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट। क्लियर है? तो जिन कंपनीज का सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, इंटरेस्ट हो, मतलब उनका काम फाइनेंस करना हो, उनका काम पैसा प्रोवाइड कराना हो, उनका काम मनी प्रोवाइड कराना हो पब्लिक को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, और उससे इनकम कमाने का उनका जो सोर्स होता है वो कहलाती है फाइनेंशियल कंपनीज। और जिनका काम क्या होता है, बिजनेस करना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, रीसेल करना गुड्स को, ठीक है, वो कहलाती है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि उनका काम पैसा प्रोवाइड कराना नहीं है, मनी प्रोवाइड कराना नहीं है, ठीक है, उनका काम है क्या, गुड्स को परचेज करना और सेल करना। क्लियर है? रीसेल करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो इन शॉर्ट ये कहूं कि फाइनेंस कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किस ऑब्जेक्ट के पर्पस से काम करती है, उनका काम होता है मनी प्रोवाइड कराना और मनी के बदले में इंटरेस्ट लेना या डिविडेंड लेना, पैसे से पैसा कमाना। क्लियर है? और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है वो बिजनेस में गुड्स को परचेज करती है फिर उसको सेल करती है। इस टाइप की नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। अब स्टूडेंट्स डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीन लिखा है आरएफओ, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि रेवेन्यू अर्न करना, मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम अर्न करना किससे, कंपनी द्वारा इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू अर्न करती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बैंक अपना रेवेन्यू किससे अर्न करती है, वो लोन प्रोवाइड करती है, वो इंटरेस्ट लेती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से, और वो इंटरेस्ट उसके लिए उसका रेवेन्यू है, इनकम है। तो जब मैं फाइनेंशियल कंपनी की बात करूंगा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा, ये डिविडेंड रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इनके लिए क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन जब मैं बात करूंगा नॉन फाइनेंशियल कंपनी की तो सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप, ये इसके लिए क्या होंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अलग मीन है। यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप है, और यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है। सर क्वेश्चन में ये पता नहीं चले कि ये फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी है, ऐसा क्लैरिफाई नहीं हो तो आपको नॉन फाइनेंशियल कंपनी को अज्यूम करना है कि वो नॉन फाइनेंस कंपनी है। स्टूडेंट्स क्लियर है? सेल्स का मतलब जानते ही हो, कोई भी गुड्स को सेल कर दिया मतलब बेच दिया। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब कई बार गुड्स बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, उसको कबाड़े के रूप में बेचते हैं, जैसे न्यूज़पेपर आया और उसको अपन कबाड़े के रूप में बेच देते हैं ना, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ स्क्रैप। इंटरेस्ट रिसीव सब जानते हैं। डिविडेंड रिसीव का मतलब मैं समझा देता हूं, किसी भी शेयर्स में अपन ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, इस शेयर्स पर जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पर आपको 5% 10% रेट से क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड रिसीव। क्लियर है? तो फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दोनों है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये दोनों है। जब क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं हो तो ये वाला मानना है कि वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। अब पॉइंट नंबर सेकंड है अदर इनकम। अब अदर इनकम भी डिपेंड करती है। देखो अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है, कौन सी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसका काम, अजम्पशन करो मेरी बोतल की फैक्ट्री है और मैं बोतल को परचेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके उसको कच्चा माल बनाकर बोतल्स को बनाकर फिर उसको सेल करता हूं। लेकिन क्या मेरे पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या मैं पैसा किसी को उधार नहीं दे सकता? दे सकता हूं, और उस पर मैं इंटरेस्ट नहीं ले सकता? ले सकता हूं। लेकिन मेरा मेन बिजनेस क्या है, मेरा मेन है मैन्युफैक्चरिंग करना बोतल्स की, तो जो उससे सेल्स होगी ना वो तो मेरी होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन जो मैंने उसके अलावा किसी पब्लिक को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को 5-10 लाख रुपए या 5-10 करोड़ रुपए दिए, उस पर मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो मेरी कहलाती है अदर इनकम। क्योंकि यहां मेरा मेन जो बिजनेस ऑपरेशन है वो है बोटल्स की मैन्युफैक्चरिंग, तो बोटल्स की मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम होगी वो मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इनकम है या मेरी सेल्स है वो। लेकिन वहीं पर अगर मैं किसी को पैसा उधार देता हूं इंटरेस्ट पर, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो मेरे लिए अदर इनकम होगी। मेरी डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम होता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी में। और अगर फाइनेंशियल कंपनी है, कौन सी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, तो उसके लिए अदर इनकम क्या होगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स रिफंड होता है ना, टैक्स अपन पहले सबमिट कराते हैं लेकिन कई बार हम ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं तो हमारा टैक्स रिफंड हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट और बैड डेब्ट रिकवर्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब समझ लो
कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करती है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इसको बेचती है, उससे प्रॉफिट हुआ तो वो अदर इनकम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करती है, उससे प्रॉफिट हुआ तो वो अदर इनकम है, ठीक है। और बैड डेब्ट रिकवर्ड है तो वो भी हमारी अदर इनकम है। ये हमारी अदर इनकम है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये दोनों हैं अदर इनकम, फाइनेंशियल कंपनी के लिए दोनों है। सर ये पता नहीं चले कि कौन सी फाइनेंस है तो कौन सी नॉन फाइनेंशियल है, ये अगर क्वेश्चन में गिवन होगा या तो लाइन में नहीं गिवन है तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। अब इन शॉर्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप होता है। बट अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल है तो उस कंडीशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड होता है। इसको माइंड में समझिए, इसको अंडरस्टैंड करें, रटे नहीं, रटने से चीजें नहीं आएंगी, अंडरस्टैंड करने से चीजें आएंगी। सर अंडरस्टैंड क्या करें? अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स को अंडरस्टैंड करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन? सिंपल मीन है बेटा, अगर मैं अपनी चीजों को अपने हिसाब से देखूंगा तो समझ में आएगा। अजम्पशन करो मेरा क्लोथ्स का वर्क है, मैं क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, कपड़े बनाता हूं मैं, मान लो जींस वगैरह, टी शर्ट वगैरह। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टी शर्ट्स को सोल्ड कर कर उससे जो इनकम होती है वो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये कौन सी कंपनी है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, क्योंकि यहाँ वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो टी शर्ट को सोल्ड करने से जो इनकम होती है, सेल्स करने से जो इनकम होती है वो कहलाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। क्लियर है? बट क्या मेरी टी शर्ट की फैक्ट्री है और मैं टी शर्ट्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कमाती है, टी शर्ट से प्रॉफिट कमाती है, तो क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे? मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, क्या मैं उन करोड़ों रुपए को किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकता? मैं करा सकता हूं, मैं इन्वेस्ट कहीं भी कर सकता हूं। मैंने इन्वेस्ट कर दिए तो मुझे उस पर डिविडेंड भी मिल सकता है, मुझे उस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो वो दोनों अगर मुझे मिलते हैं तो ये दोनों मेरे लिए क्या कहलाते हैं? अदर इनकम। क्या कहलाते हैं मेरे लिए? ये अदर इनकम, नो अदर इनकम, ठीक है। क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। यही ये समझो कि मेरी बैंक का नाम है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में मेरी बैंक है और वहां मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लोन प्रोवाइड कराना, लोन से इंटरेस्ट लेना। तो वहां मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं मेरी एसेट्स को सोल्ड कर देता हूं, उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, मान लो मैंने मेरे पुराना एसी बेच दिया, उससे मेरा प्रॉफिट हो गया, तो वो मेरी क्या कहलाती है? अदर इनकम। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मेरी अदर इनकम। क्लियर है? वहां सेल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? बैंक में काहे की सेल करोगे? सेल नहीं होती वहां पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। थर्ड पॉइंट है टोटल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम पहला एक्सपेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टूडेंट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड करो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या है। द टर्म ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि उसको पकाकर, एक तरीके से देसी में पकाकर, और अगर इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं इसको बुक्स की लैंग्वेज में कि रॉ मटेरियल को एक तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना कहलाता है स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक से रिलेटेड है। मैं ये जानता हूं सिंपल चीज के रॉ मटेरियल मतलब जो मेरा कच्चा माल है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं मैं एक्सपेंसेस वाले कॉलम के फर्स्ट पॉइंट में। यहाँ जो एक्सपेंसेस है इसमें ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सिंपल है, परचेज ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है, और प्लस परचेज ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? मटेरियल का मतलब सिंपल सा है, यहाँ रॉ मटेरियल है, कच्चे माल से हैं, ठीक है। और आपको सबको पता है स्टॉक की मेन कैटेगरीज 3 होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। इसमें ये 3 चीज़ों से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसको तो नॉर्मली समझ लो, कोई भी गुड्स आपने परचेज किया है रीसेल के लिए, कोई भी गुड्स आपने परचेज किया है रीसेल के लिए, वो कहलाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में यहाँ जो परचेज ऑफ मटेरियल लिख रहा है इसका मतलब है कि इस मटेरियल को अपने रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को परचेज किया है। अब इस पर मैं कुछ मेरी एक्टिविटीज़ करूँगा, इस पर कुछ मैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, इसको प्रिपेयर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये।
दूसरा तरीका है मैंने बनी बनाई कोई चीज़ ली, सिर्फ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रीसेल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये कहलाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सिर्फ परचेज किया और फिर उसको रीसेल कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में बोल सकता हूँ कि अगर मेरी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ मैं उसकी प्रिंटिंग करता हूँ, टी शर्ट को प्रिपेयर करता हूँ, बनाता हूँ, फिर उसको मार्केट में लेके जाता हूँ, तो ये कहलाता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन मान लो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो इंदिरा बाजार में बैठते हैं या जो कोई भी मार्केट में बैठते हैं, शोरूम्स में बैठते हैं, तो क्या वो मटेरियल्स को बनाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, सिर्फ टी शर्ट्स को परचेज करते हैं 1000 रुपीज़ में और सोल्ड करते हैं 1500 रुपीज़ में। तो ये कहलाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रीसेल करना, पहले परचेज करके फिर उसको क्या कर देना, रीसेल कर देना, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक, थर्ड पॉइंट है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक के बारे में सिंपल चीज़ है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक 3 टाइप्स का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे बन गया, चेंज इन स्टॉक इक्वल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला मैन है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स होते हैं, तो एम्प्लॉय को कौन क्या बेनिफिट होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, पीएफ मिलता है, ग्रेजुइटी मिलती है, बहुत सारे उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस मिलते हैं, ये कहलाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब बिजनेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस में क्या करती है, किसी और अदर बिजनेस में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। मेन इसका एग्जांपल है, आप एक तरीके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन वेंडर ले सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, ये 3 इसके मेन एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप जानते ही हो। नेक्स्ट टॉपिक, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का मतलब सब जानते हैं। देखो डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल होता है ना, फर्नीचर, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, प्लांट, मशीनरी, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, इस पर जो वैल्यू में डिक्रीजमेंट आता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। बट अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट्स में डिक्रीजमेंट आता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस जो बच गए वो सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस हैं, और टोटल एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का टोटल। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, लेस टैक्स किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर भी मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड। नाउ लेट्स सी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मीन क्या होता है एक्चुअली में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का इट मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। जो गुड्स परचेज किया है रीसेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन गुड। चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक कोई सा भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेस दूसरा पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर आ जाता है, मटेरियल कंज्यूम्ड में फॉर्मूला में लिख पाया है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको मेनली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के कुछ नेम्स लिखवा रखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली ये है। तो ये आपके सामने वेजेस, सैलरी, बोनस, ग्रेजुइटी, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस। एक PF है, प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? ऑब्वियसली बात है कि एक तरीके से बिजनेस में पैसा लेने के लिए जो एक तरीके से एक्सपेंसेस किए जाते हैं, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। तो इसमें लोन प्रोसेसिंग फीस आती है। अगर लोन लेना है तो आपको उसके लिए प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो लोन प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन या लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैंटीन एक्सपेंसेस एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। बहुत सारे फाइनेंस कॉस्ट है। ये कैंटीन एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये कैंटीन एक्सपेंसेस यहाँ आएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सब जानते हैं कि टेंजिबल जो है फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, कुछ चेयर, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये टेंजिबल है। तो इन पर जो
मतलब वैल्यू, इनकी वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट होता है, फर्नीचर में डिक्रीजमेंट, कार में डिक्रीजमेंट, तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीजमेंट को शो करते हैं डेप्रिसिएशन से। और अगर यही डिक्रीजमेंट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल में होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अमोर्टाइजेशन से। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। यहां मैंने कुछ अदर एक्सपेंसेस के नेम लिख रखे हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं आपको नोट्स में ये शेयर भी कर दूंगा। पीवीडी है, बैड डेप्ट है, बैंक चार्जेस है, लीज रेंट है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, कमीशन है, कैरीज इनवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड है, रिपेयर है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बट मेनली हमारे ये काम आएंगे। होगा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अगर आपसे पूछेगा इसका मेजर हेड कौन सा है तो आपको बोलना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये इसका मेजर हेड है। आपसे वहां आएगा कंप्यूटर रिटर्न ऑफ। कंप्यूटर रिटर्न ऑफ का मतलब है कि कंप्यूटर की वैल्यू में कमी हुई है, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ। तो कंप्यूटर रिटर्न ऑफ कौन सी है, टेंजिबल है या इंटेंजिबल, टेंजिबल है, इसलिए ये आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, ठीक है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने पड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग का कोई भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पर अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक ही है, मेजर हेड्स के बारे में आपको ये पता करना है कि कौन सा किस में के अंडर में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, फिर मैंने अदर इनकम लिखा, फिर मैंने टोटल रेवेन्यू लिखा, उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस लिखे, उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस लिखा। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, मतलब कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको ये पॉइंट्स लर्न होंगे, ये आइटम्स लर्न होंगे कि चेंज इन स्टॉक का मीन ये होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर में ये आती हैं चीज़ें, तो ये सब आपको लर्न होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी।